आज हमारे हाथ जो सोर्स लगा है वो किसी जियोपॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। एक तरफ ईरान है जो खुलेआम आर पार की लड़ाई की धमकी दे रहा है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका दावा है कि उन्होंने एक ही धमकी से 800 से ज्यादा लोगों को फांसी पर चढ़ने से बचा लिया है। बिल्कुल। और इन सब के बीच में भारत ने एक ऐसा दाव चला है जिसने सबको चौंका दिया है। सही बात है। तो आज हम इसी उलझे हुए मामले की गांठें खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ता है। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या हम वाकई मध्य पूर्व में एक और बड़ी जंग के मुहाने पर खड़े हैं, और इस पूरी कहानी में भारत के लिए क्या दांव पर लगा है। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। ईरान की तरफ से ये बयान आया है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो इसे ऑल आउट वॉर माना जाएगा। हाँ, एक खुली जंग, ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसकी जड़ें जुड़ी हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से जिसमें उन्होंने ईरान की तरफ वो जंगी जहाज़ों का एक बहुत बड़ा बेड़ा, एक अरमाड़ा भेजने की बात कही थी। बिल्कुल। और यहाँ पर ना टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। ये समझने के लिए कि ईरान इतना आक्रामक क्यों हो रहा है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमारा सोर्स हमें बताता है कि कुछ समय पहले ईरान में सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। अच्छा, ये हिजाब वाले मुद्दे से जो शुरू हुए थे? जी हाँ, वही। और वो प्रदर्शन बहुत बड़े हो गए थे। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को तो उम्मीद थी कि शायद इन प्रदर्शनों से ईरान में सत्ता ही पलट जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। ईरानी सरकार ने उन प्रदर्शनों को बहुत सख्ती से कुचल दिया। और यहीं से कहानी में ट्रंप की एंट्री होती है, जो हमेशा की तरह नाटकीय है। हाँ। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने लगभग 8400 ईरानियों को फांसी से बचाया। ये वही लोग थे जिन्हें सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। तो हुआ क्या था असल में? देखिए, सोर्स के मुताबिक ईरान की सरकार इन प्रदर्शनकारियों को सरेआम फांसी देकर एक मिसाल बनाना चाहती थी। बाकी लोगों में डर पैदा करने के लिए। बिल्कुल, कि सरकार के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। लेकिन ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान को सीधे सीधे धमकी दी। क्या धमकी दी? उन्होंने कहा कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई तो अमेरिका ईरान पर इतने हवाई हमले करेगा कि वो सोच भी नहीं सकते। और हुआ भी यही। हाँ, ईरान ने उन फांसियों को रोक दिया। अब ईरानी अधिकारियों ने इसकी वजह कुछ और बताई, शायद कोई प्रक्रिया से जुड़ा मुद्दा। जी, लेकिन ट्रंप इसका पूरा श्रेय खुद ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये उनकी आग और गुस्से वाली डिप्लोमेसी का नतीजा है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। क्या इस बात पर पूरी तरह यकीन किया जा सकता है? आखिर ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, जो अपनी छवि बनाने के लिए जाने जाते हैं। सोर्स इस दावे की पुष्टि कैसे करता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, सोर्स इस दावे को ट्रंप के नजरिए से पेश करता है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीजें कैसे काम करती हैं। सच चाहे जो भी हो, ट्रंप ने इस स्थिति का इस्तेमाल अपनी मजबूत नेता वाली छवि को और पक्का करने के लिए किया है। ईरान के लिए ये एक मुश्किल स्थिति थी। कैसे? अगर वो फांसी देते तो अमेरिकी हमले का खतरा बढ़ जाता, जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकते थे। और अगर रोकते, जैसा कि उन्होंने किया, तो ये उनकी कमजोरी के तौर पर देखा जा सकता था। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। फांसियों को रोका, लेकिन वजह कुछ और बता दी। बिल्कुल, ये एक क्लासिक जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल है, जहां हर चाल के कई मतलब होते हैं। सच क्या है ये शायद हमें कभी पता न चले, लेकिन इस एक घटना ने तनाव को कई गुना बढ़ा दिया। बिल्कुल बढ़ा दिया। और इस तनाव में सिर्फ अमेरिका और ईरानी नहीं है, एक और बड़े खिलाड़ी ने एक ऐसा दांव चला है जिसने सबको हैरान कर दिया है, और वो है भारत। हाँ, ये इस कहानी का सबसे अप्रत्याशित मोड़ है। क्या हुआ था? हुआ ये कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव का मकसद था प्रदर्शनकारियों पर ईरानी सरकार की कार्रवाई की निंदा करना। एक मिनट, ये जो मानवाधिकार परिषद का प्रस्ताव था, इसकी असल में अहमियत क्या है? क्या ये ईरान पर कोई पाबंदी लगा सकता था, या ये सिर्फ एक नैतिक दबाव बनाने की कोशिश थी? आपने सही पकड़ा, क्योंकि UN के बहुत से प्रस्ताव तो बस कागजों पर ही रह जाते हैं। सही बात है। UNHRC के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, ईरान पर कोई सीधी पाबंदी नहीं लगती। तो फिर? लेकिन इसकी प्रतीकात्मक और कूटनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। ये किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने का एक तरीका है। अच्छा। इससे उस देश की छवि खराब होती है और उस पर अपनी नीतियों को बदलने के लिए एक नैतिक दबाव बनता है। आमतौर पर भारत ऐसे मामलों में या तो वोटिंग से दूर रहता है, एब्सटेन कर देता है। हाँ, या फिर मानवाधिकारों के पक्ष में वोट करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।
जब वोटिंग हुई तो भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ यानी ईरान के पक्ष में नहीं में वोट किया। चीन ने भी नहीं में वोट किया। ये भारत की पारंपरिक विदेश नीति से एक बहुत बड़ा हटकर लिया गया कदम है। ये वाकई चौंकाने वाला है। ये चौंकाने वाला तो है ही, साथ ही ये भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत भी देता है। क्या संकेत? सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ ईरान का समर्थन नहीं है, ये अमेरिका को एक सीधा संदेश है। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत अब अमेरिकी नीतियों, खासकर उन पर लगे प्रतिबंधों से किस हद तक असहज है। ये सिर्फ नाराजगी नहीं है, ये एक बहुध्रुवीय दुनिया में भारत के बढ़ते आत्मविश्वास को भी दिखाता है। भारत अब अपने रणनीतिक हितों जैसे चाबहार बंदरगाह और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को पश्चिमी देशों की राय से ऊपर रखने को तैयार है। आप इसे एक तरह की गुट निरपेक्षता 2.0 कह सकते हैं। और ईरान ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी? जाहिर है वो इस समर्थन से खुश हुए होंगे। बहुत खुश। भारत के वोट के फौरन बाद ईरान की तरफ से बहुत सकारात्मक बयान आए। जैसे कि ईरान के सर्वोच्च नेता के एक खास प्रतिनिधि ने भारत के साथ ईरान के 3000 साल पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत गहरे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चाबहार बंदरगाह का जिक्र किया और उम्मीद जताई कि भारत का निवेश वहां सफल होगा। ये तो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ दोस्ती की बात, 3000 साल पुराने रिश्तों का हवाला, और दूसरी तरफ चाबहार बंदरगाह का जिक्र। क्या ये एक तरह की छुपी हुई चेतावनी भी है कि अगर इस इलाके में जंग छिड़ी तो भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा? बिल्कुल। ये एक बहुत ही सधीवी कूटनीति है। ईरान भारत को याद दिला रहा है कि वो एक अहम साझीदार है, लेकिन साथ ही ये भी कह रहा है कि इस क्षेत्र में शांति भारत के अपने हित में है। चाबहार बंदरगाह, हाँ, वो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने की भारत की रणनीति का केंद्र बिंदु है। तो अगर यहाँ युद्ध होता है तो भारत का अरबों डॉलर का निवेश और उसकी पूरी सेंट्रल एशिया रणनीति वो सब दांव पर लग जाएगी। यही बात है। ईरान चाहता है कि भारत अपनी बढ़ती ताकत का इस्तेमाल अमेरिका को संयम बरतने के लिए मनाने में करे। तो अब गेंद भारत के पाले में भी है। ये स्थिति बहुत ही जटिल है। तो अगर धमकियां और कूटनीति काम नहीं करती तो आगे क्या हो सकता है? क्या अमेरिका सच में ईरान पर हमला कर सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। सोर्स में अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट का जिक्र है। अच्छा, ये तो वॉशिंगटन का एक बहुत प्रभावशाली फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक है। जी हाँ, और इस रिपोर्ट में उन संभावित सैन्य विकल्पों का विश्लेषण किया गया है जो अमेरिका ईरान के खिलाफ अपना सकता है। ये सिर्फ अटकलें नहीं है, ये वो विकल्प हैं जिन पर पेंटागन में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और वो विकल्प क्या है? मुझे डर है कि ये लिस्ट अच्छी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट में 4 मुख्य विकल्पों की बात की गई है। पहला क्या है? पहला और सबसे कम खतरनाक विकल्प है ईरान की राजधानी तेहरान या उसके आसपास प्रतीकात्मक हवाई हमले करना। प्रतीकात्मक हमले? हाँ, इसका मकसद ईरान को सिर्फ एक कड़ा संदेश देना होगा कि अमेरिका गंभीर है, लेकिन वो पूरी जंग नहीं चाहता। लेकिन प्रतीकात्मक हमले का मतलब क्या होता है? क्या इसमें लोग नहीं मरेंगे? ये सुनने में कितना अजीब लगता है। इसमें खाली इमारतों या सैन्य ठिकानों के उन हिस्सों को निशाना बनाया जा सकता है जहां कम से कम जानी नुकसान हो, लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है। हाँ, कि ईरान इसे एक पुनर्चनी हमले के तौर पर देखे और जवाबी कार्रवाई करे, जिससे मामला हाथ से निकल जाए। ठीक है, तो दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प ज्यादा खतरनाक है। इसमें ईरान के सुरक्षा और खुफिया तंत्र को सीधे निशाना बनाया जाएगा। मतलब? जैसे कि उनकी इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग पर हमला करना या उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के बड़े कमांडरों को खत्म करना। ओ, ये तो बहुत गंभीर है। ये ईरान की कमांड और कंट्रोल को तोड़ने की कोशिश होगी, लेकिन इसका मतलब है सीधे तौर पर ईरान के नेतृत्व पर हमला, जिसका जवाब ईरान बहुत घातक तरीके से दे सकता है। और तीसरा विकल्प? तीसरा विकल्प आज के दौर का सबसे घातक हथियार है, ईरान पर एक बड़े पैमाने पर साइबर हमला करना। साइबर हमला? इसका मकसद होगा ईरान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप कर देना, उनका पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, मिलिट्री कम्युनिकेशन, सब कुछ। सोचिए, एक अचानक अचानक डिजिटल दुनिया से कट जाए। लेकिन साइबर हमला तो एक ऐसा हथियार है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। क्या ये एक ऐसे डिजिटल युद्ध को नहीं भड़का सकता जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले ले? बिल्कुल। इसका असर तो सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साइबर हमले का सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये अनियंत्रित हो सकता है। एक बार शुरू होने के बाद इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है और ये पूरी दुनिया में फैल सकता है। ये एक ऐसा जिन्न है जिसे बोतल से निकालना आसान है,
लेकिन वापस डालना लगभग नामुमकिन। और चौथा और आखिरी विकल्प, जाहिर है वो सबसे बुरा होगा। हाँ, चौथा विकल्प सबसे विनाशकारी है। वो है ईरान के आर्थिक ठिकानों को तबाह कर देना। जैसे? उनके तेल डिपो, बंदरगाहों और रिफाइनरियों पर हमला करना, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से घुटनों पर आ जाए। ये ईरान को आर्थिक रूप से खत्म करने की कोशिश होगी। ताकि उसके पास जंग लड़ने के लिए संसाधन ही न बचें। सही पकड़ा, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पूरी दुनिया में महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और सोर्स इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ कोरी धमकियां नहीं हैं। अच्छा। अमेरिका ने उन सैन्य ठिकानों से अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है जो ईरान की मिसाइलों की सीधी रेंज में आते हैं, जैसे इराक और सीरिया में। ये दिखाता है कि युद्ध का खतरा कितना वास्तविक है। जी, जमीनी स्तर पर इसकी तैयारी हो रही है। सोचकर ही अजीब लगता है कि ये सारी बातें कितने ठंडे दिमाग से प्लान की जाती हैं। साइबर हमले, आर्थिक तबाही। ये सिर्फ कागज पर लिखे विकल्प नहीं है, इनके पीछे लाखों जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां ईरान की घरेलू राजनीति, ट्रंप के राजनीतिक दाव, भारत के रणनीतिक हित और अमेरिका के सैन्य विकल्प सब एक साथ मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक मिश्रण बना रहे हैं। हर खिलाड़ी अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है और ये स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित बना रहा है। सही कहा, हर कदम के कई मतलब हैं और हर एक्शन का एक रिएक्शन हो रहा है। भारत का यूएन में वोट सिर्फ ईरान का समर्थन नहीं है, बल्कि अमेरिका को एक संदेश भी है। और ट्रंप का बयान सिर्फ एक दावा नहीं है, बल्कि अमेरिकी घरेलू राजनीति का एक हिस्सा भी है। बिल्कुल, ये एक बहुस्तरीय शतरंज का खेल है जिसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच का ये तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। इसके तार बहुत गहरे जुड़े हैं और इसके नतीजे पूरी दुनिया पर असर डाल सकते हैं। बिल्कुल, और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता हूँ। बताइए। सोर्स में इस बात का भी संकेत दिया गया है कि अमेरिका का एक अघोषित लक्ष्य ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई को ही निशाना बनाना हो सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी एक व्यक्ति को रास्ते से हटाने से संघर्ष समाप्त हो जाता है, या ये उसे एक ऐसे अनियंत्रित और विनाशकारी मोड़ पर ले जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता।